आज कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। आशा है कि ठीक हो जाएगा। आज मई दिवस है। मई दिवस की आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और थोड़ी दिक्कत आ रही है नेट में। बस ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा हमारे ख्याल से यूट्यूब पे भी ठीक अच्छा, और प्रोग्राम हम लोगों का होगा। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। दोस्तों तो परिजनों, आज हम लोगों के भावगंगा का 128वां अंक मजदूर दिवस को समर्पित है। आज विश्व मजदूर दिवस है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, और उस पर आप लोगों की शुभकामनाएं। दरअसल इस धरती को वही कुछ सार्थक कर रहे हैं जो मजदूरों की तरह से हैं। कहीं भी हों, किसी भी जगह पे हों, चाहे व्यापार में हों, चाहे इवन टीचर हों, विचारक हों, किसान हों, सब जो मेहनत कश हैं, जो खूब मेहनत करते हैं, वही इस धरती को सार्थक बनाए हुए हैं। और मनुष्यों के अलावा बाकी जो दूसरी प्रजाति की वनस्पतियां हैं, लोग हैं, सब मजदूरों की तरह से काम करते हैं। तो मेहनत कशी और मजदूरी यह तो प्रकृति में नैसर्गिक रूप से है। हम उसके अनुसार जब बरतते हैं तभी धरती भी खुशहाल होती है, धरती प्रसन्न होती है। धरती माँ तभी प्रसन्न होती है जब हम मेहनत करते हैं, उस पर बोझ नहीं बनते, उसका बोझ कम करते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो उस पर बोझ डालेंगे। मेरी वो गज़ल है ना कि जो धरती से लेता है कम, देता है अधिक, उसी बंदे को मैं कामयाब लिखता हूँ। और मजदूर वही है कि जो लेता है कम, देता है अधिक। तो मजदूर दिवस पर एक क्यों मनाया जाता है, इसका छोटा सा राइटअप मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। 1 मई का दिन दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है। आज दुनिया की उपलब्धियों को और देश के विकास में उसके योगदान को सलाम करने का ये दिन है। ये दिन मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के कई देशों में तरह तरह से मनाया भी जाता है और अधिकांश अवकाश भी रहता है। इस मौके पर मजदूर संगठनों से जुड़े लोग रैली व सभाओं का आयोजन भी करते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं। हालांकि कोरोना के चलते 2 साल पिछले इस तरह के आयोजन नहीं हुए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन से हुई थी। इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किए जाने को लेकर आंदोलन पर चले गए।
1 मई 86 के दिन उसी की जो आंदोलन कर रहे थे, तो उसके पहले 15-15, 16-16 घंटे काम करवाए जाने और शोषण के खिलाफ पूरे अमेरिका में सड़कों पर उतर आए। इस दौरान कुछ पर मजदूरों ने, पुलिस ने गोली चलाई, जिससे कई मजदूरों की मौत हो गई और 100 से अधिक मजदूर घायल हो गए। इसके बाद 1889 में, ये 86 की बात है, 3 साल इस घटना का और इस आंदोलन का और इस तरह के और आंदोलन जो पूरी दुनिया में हुए, उसका ये रिजल्ट रहा कि 1889 में 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ऐलान किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों को अवकाश रहेगा। इसी के साथ भारत सहित दुनिया के, चिड़िया आ गई बहुत दिनों बाद, बीच में 2 दिन जब गैप हो जाता है तब और आकर के बैठती है। इसी के साथ भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में काम के लिए घंटे 8 निर्धारित करने की नींव पड़ी। पहले तो मतलब हिंदुस्तान में तो बंधुआ मजदूरी तक थी, लेकिन विदेशों में भी गुलाम प्रथा और क्या क्या नहीं था। लेकिन जहां मजदूरों का सवाल था, 14-14, 15-15 के घंटे की मजदूरों का टाइम था, काम लेने का समय जितना जो चाहे तय कर ले। तब उसके बाद इसको 8 घंटे करने की नींव पड़ी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई चेन्नई में हुई 1923 को। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 23 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। किसी ने शुरुआत की और देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाने लगा। तो शुरुआत हमेशा छोटी होती है। हम लोग इसीलिए इस बात के लिए लगे हुए हैं कि राजेंद्र बाबू का जन्मदिन भी देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाए। 6 दिसंबर भारत के दूसरे राष्ट्रपति का जन्मदिन मनाया जाता है, पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है, दूसरे प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है। और राजेंद्र बाबू जो पहले राष्ट्रपति के अलावा सबसे बड़े पद, जो पद दोबारा कोई किसी को नहीं मिलने वाला है, न होगा न हुआ है, संविधान के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के, उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। इतना ज़्यादा एहसान फरोश हो सकता है देश, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अपनी आंखों से नहीं देखता। वो पता नहीं किस किस की आंखों से, किस किस सुनी सुनाई बातों में चलता है। तो इसलिए ये खुशी की बात लगती है कि किसी एक संस्था या किसी एक जगह पर एक चीज़ शुरू हुई और पूरे देश में फैल गई। तो भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वह मौका था जब पहली बार मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर लाल रंग का झंडा भी इस्तेमाल किया गया था। ये भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत थी, जिसका नेतृत्व वामपंथी और सोशलिस्ट पार्टियां कर रही थीं। दुनिया भर में मजदूर संगठित होकर अपने साथ हो रहे अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। आज ही के दिन दुनिया के मजदूरों के अनिश्चित काम के घंटों को 8 घंटों में परिवर्तित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO द्वारा इस दिन सम्मेलन का आयोजित किया जाता है, प्रोग्राम किए जाते हैं। कई देशों में मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं भी की जाती हैं। टीवी, अखबार, रेडियो, मीडिया, सोशल मीडिया जैसे प्रचार माध्यमों द्वारा मजदूर जागृति के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो उस मजदूर दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मंगल कामनाएं, और हम सब में ईश्वर इतनी शक्ति दिए रहे कि हम मजदूर बने रहें। और हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राजेंद्र बाबू का नाम आया, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको हम भूल गए, उनका जन्मदिन नहीं मनाते हैं।
तो हम लोग जो नई शुरुआत कर रहे हैं, शायद भारत भर में फैल करके एक दिन पूरा देश राजेंद्र बाबू का जन्मदिन जरूर मनाएगा। तो उस संविधान सभा जिसके राजेंद्र बाबू अध्यक्ष थे, उसने मजदूरों के लिए बहुत कुछ कहा है, लिखा है, उसको भी जानने की ज़रूरत है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो तीनों के लिए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जैसे नगर निकाय या गांव पंचायतों, तीनों को मजदूरों और गरीबों के लिए काम करना है, श्रमिकों के लिए काम करना है। बेसिक उद्देश्य ही दिया गया है कि राज्य यानी कि सरकारें विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि मजदूर हर जगह गरीब हैं और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना है, कुछ हाथों में सारा वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना है, गरीबों के कल्याण के लिए काम करना है। तो राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों, कुछ क्षेत्र बहुत गरीब हैं, आदिवासी हैं, इवन गाँवों में, तो क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न झुग्गी झोपड़ियों में और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों और आय की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा। असमानताएं खत्म होनी चाहिए, सबकी देखभाल होनी चाहिए, ये सरकारों की जिम्मेदारी दी हुई है। फिर ये तो मुख्य सिद्धांत के रूप में था, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस भी हैं, जैसे आर्टिकल 39 में है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जिससे उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र मतलब जुडिशियल न्यायिक सुविधा उपलब्ध हो गरीबों को, कर्मकारों को। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक, मजदूर आर्थिक अयोग्यता के कारण न्यायालय नहीं जा सकते बहुत सारे, तो निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति के से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करना। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। जो कार्य की परिस्थितियां होंगी वह मानवीय होंगी, इसके लिए है, और वही 8 घंटे या समय का जो है वो भी उचित होगा। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, लेडीज के लिए प्रसूति सहायता। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य सभी प्रकार के सभी कर्मकारों को, चाहे कृषि में या उद्योग में या सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और विशिष्टतया गांवों में कुटीर उद्योग को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का भरसक प्रयास करेगा। वो इंटरनेशनल ILO या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो यूनाइटेड कन्वेंशंस वगैरह में डिस्कशंस के बाद जो तय किए थे समय समय पर, वह सब हमारे संविधान में हैं मजदूरों और कामगारों के बेहतरी के लिए। लेकिन दुखद ये है कि जब संविधान ही नहीं जानते हैं तो बस मांग ही करते चले जा रहे हैं, जबकि मिल गया है उसका एहसास नहीं। ज़्यादातर ज़िंदगी में ये होता है कि हमें जो मिल गया है पता ही नहीं है, तो जो मिला हुआ है काश वो सब जान लेते। और 43 के आर्टिकल में है, राज्य उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों तथा अन्य संगठनों के प्रबंध में
कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो जिस संगठन में काम करते हैं उनके में मैनेजमेंट में भी उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। करने के लिए उपयुक्त विधान तथा किसी अन्य रीत से कदम उठाएगा, ये वहाँ पर उनकी ड्यूटी दी गई है कि वो ऐसा करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए मैंने निकाला नहीं था, अगर निकल आता है। एक चीज़ पढ़ना चाहता था, अगर मिल जाता है तो अभी निकाल के आपको सुनाते हैं। हाँ, ये मैंने बताया था कि 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, उस दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अनायास, बिना किसी प्लानिंग के, गांधी और विनोबा की कुटिया में जाने का। तो उसमें उस अपने एक अनुशासित इनकलाब के प्रस्तावना से एक पैराग्राफ आपके सामने रखता हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब सारा देश स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, उन दिनों मुझे गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम वर्धा और पवनार विनोबा जी के आश्रम जाने का मौका मिला। मैंने गांधी जी की कुटिया को गहराई से महसूस किया। उस दिन जब देश और राज्यों की सभी राजधानियां 50वीं वर्षगांठ की खुशियां मनाने में लगी थी, मैंने बापू की कुटिया की वीरानी देखी। आश्रम के प्रार्थना स्थल पर बापू ने एक पौधा रोपा था जो विराट वृक्ष का रूप ले चुका है, लेकिन उसकी जड़ें आधी काटी जा चुकी हैं। जड़ों की काटने की इस प्रक्रिया को प्रतीक बनाकर तथा उस दिन के अनुभव के आधार पर मैंने कविता लिखी थी, स्वतंत्रता की यात्रा, जिसको मैं आपके सामने सुना भी चुका हूँ। गांधी जी की कुटिया में बैठकर इवान इलिच ने एक लेख लिखा था। गांधी जी की कुटिया में बैठकर ही इवान इलिच, गांधी जी के भक्त भी थे और बहुत विद्वान, ने एक लेख लिखा था जिसकी प्रतियां सेवाग्राम आश्रम सभी दर्शनार्थियों को बांटता है। उस लेख के विचार बड़े ही प्रभावशाली हैं। इवान इलिच ने उस लेख में बार बार यह आश्चर्य व्यक्त किया है कि पता नहीं क्यों ऐसी व्यवस्थाएं पनपती और जिंदा रहती हैं। पता नहीं क्यों ऐसी व्यवस्थाएं पनपती और जिंदा रहती हैं जिसमें शक्तिशालियों पर बैसाखी वालों द्वारा शासन किया जाता है। जितने कामगार हैं, जितने मजदूर हैं, वही शक्तिशाली हैं, वही मेहनत करते हैं, और सत्ता जो संभाले हुए हैं जरा भी काम नहीं करते, जुबान से चलाते हैं लोग, वो बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं। इन्हीं कामगारों की बैसाखियों पर चलते हैं। तो एकदम सामने आकर के बैठ गई है चिड़िया। आज इतनी अच्छी हवा चल रही है, झूल रही है डालों पर। तो इवान इलिच ने इस लेख में बार बार यह आश्चर्य व्यक्त किया है कि पता नहीं कैसे ऐसी व्यवस्थाएं पनपती और जिंदा रहती हैं जिसमें शक्तिशालियों पर बैसाखी वालों द्वारा शासन किया जाता है। ये गहराई से सोचने की जरूरत है। पूरी दुनिया में जो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक हैं, वह हैं कामगार, मजदूर, लेकिन शासन किया जाता है मुट्ठी भर लोगों द्वारा, धनाढ्यों द्वारा। इस पे थोड़ी सी चर्चा करने की जरूरत है। जो बात इवान इलिच ने लिखी है, निश्चय ही वे कहीं शक्तिशाली हैं जो सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हुए खुले आकाश के नीचे अपना कार्य करते हैं।
तथा अपने पैरों से ही चलते हैं। लेकिन उन पर शासन वे करते हैं जो गाड़ियों तथा जहाज़ों की बैसाखियों के सहारे चलते हैं और इन्हें सूरज की धूप अधिक लेने पर सन स्ट्रोक हो जाता है। जिन्हें सूरज की धूप अधिक लेने पर यदि सूरज की धूप अधिक पड़ जाए तो उन्हें सन स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग शासन में आते हैं, सत्ता में आते हैं और फिर वो लूट और तंत्र का एक गिरोह चालू हो जाता है। ऐसे लोग क्या क्या नहीं करते हैं हम सब जानते हैं। करोड़ों अरबों खर्च करके इन्हीं गरीबों मजलूमों का वोट ले लेते हैं और ये अपने बीच से किसी को नहीं उभारते या वोट उनको नहीं देते जो इनकी देखभाल या सेवा या संवेदना के आधार पर करें। इसी के लिए इसी भाव पर मेरा एक शेर भी है कि शरीर मन व चरित्र से इतने सशक्त, शरीर मन व चरित्र से इतने सशक्त, फिर क्यों हाशिए पर बेचारे बैठे हैं। शरीर मन व चरित्र से इतने सशक्त, फिर क्यों हाशिए पर बेचारे बैठे हैं। अब लगभग जब पूरी दुनिया में जनतंत्र आ गया है, लोकतंत्र आ गया है, तब इनका हाशिए पर बैठे रहना मेजॉरिटी होते हुए भी यह आश्चर्य लगता है। ये जो छल छद्म राजशाही के हथकंडे और आंखों में धूल झोंक कर, चाहे जाति की धूल हो, चाहे धर्म की धूल हो, चाहे पैसे शराब की धूल हो, चाहे आंखों पर विज्ञापनों की और एडवर्टीजमेंट्स की पट्टी बांध दी जाए, किसी न किसी तरह से सत्ता हथिया लेते हैं। और मजदूर अभी भी उनकी स्थितियां सुधरी नहीं हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता जा रहा है। आज़ादी के समय जहां 20-30% लोगों का 70-80% या 90% संसाधनों पर कब्जा था, आज हालत है कि 1% लोगों का देश में 70% संसाधनों पर कब्जा हो गया है। ये कैसे? आखिर अधिकांश जो सशक्त शक्तिशाली काम करने वाले मजदूर लोग हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक झोंक करके गलत लोग व्यवस्थाओं में आ गए और फिर अपने स्वार्थ पूर्ति की या पूंजीपतियों के स्वार्थ पूर्ति की या अपने समूहों को, चाहे वो पार्टियां हों या जो हों, उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते रहे। तो इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। इसके लिए वो कहा जाता था ना कि मजदूरों, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अरे एक होने से भी कुछ नहीं होगा। अगर सारे अंधे एक हो जाएं तब भी वो देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब परंत। बुद्ध की बात मानिए या हमारा संविधान जो कहता है वो बात मानिए। तो दुनिया के मजदूरों, अपनी आंखें खोल दो, नया नारा होना चाहिए। और मजदूरों ही क्यों, दुनिया के सभी लोगों, अपनी आंखें खोल दो। बस अपनी आंखों से देखना शुरू करो। मजदूर दिवस पर हमारा फैसला यही होना चाहिए कि हम अपनी आंखों से देखेंगे, अपने आंखों से अपना संविधान पढ़ेंगे, जानेंगे, अपनी आंखों से दुनिया को समझेंगे। दुनिया खुद एक संविधान है, प्राकृतिक संविधान है, उसको जानेंगे, समझेंगे। आंखें खोल देना। अपनी आंखें जब तक हम नहीं खोलेंगे तब तक हमारा ऐसे ही कोई ना कोई एक्सप्लॉयटेशन करता रहेगा। अगर एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो शक्ति होते हुए भी अगर हमारी आंखें नहीं हैं या आंखें हैं और हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो हम अशक्त हो जाते हैं। अपनी आंखें खोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आंखें खोलने के बाद हमारा सबसे बड़ा हथियार सत्य होना चाहिए। सत्य और खुली आंखें, फिर हमें कोई कभी कमज़ोर नहीं बना सकता, हम पर कोई शासन नहीं कर सकता। तो ये हमारा व्रत होना चाहिए मजदूर दिवस पर कि हम अपनी आंखें खुली रखेंगे। तमाम सारे तंत्र बने, मजदूरों की बात उठाई कम्युनिस्ट ने, लेकिन वहाँ भी कम्युनिस्ट देशों में भी मजदूरों की दुर्दशा खत्म नहीं हुई। रशिया उदाहरण है, चाइना उदाहरण है। क्योंकि अगर मजदूरों को एक होकर के समूह बना देने से काम नहीं चलेगा, आंखें खोलने की जरूरत है। कम्युनिस्टों ने कभी सभी मजदूरों की आंखें खोलने की कोशिश नहीं की। उनके समूह और उनकी संख्या का
इस्तेमाल करके सत्ता हासिल कर ली, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद सबकी देखभाल हो, प्रकृति की भी देखभाल हो, वो संवेदना गायब है। केवल अर्थ के आधार पर, अर्थ में सबको बराबर करने की कोशिश हुई, और उसके बाद जो दूसरे लोग थे जो उस समय काबिज थे, उनको हटा दिया, मार दिया या जो भी कर दिया। लेकिन अगर अपनी आंखें खुली हैं, संवेदना नहीं है, और हमने लोगों को तैयार नहीं किया अच्छी व्यवस्थाएं देने के लिए, और खुद हम तमाम सारे ऐसे गैर जरूरी मुद्दे पे बैठे वो फोकस करते रहे, तो फिर वही होगा जो रूस में हुआ, जो चाइना में हुआ। रूस खुद देख लीजिए, खुद मटा, और मटने के बाद आज वही उसी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मार रहा है। ये क्यों? क्योंकि अच्छी व्यवस्था तब आएगी कि जब धर्म, जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पर चारों पर हम ध्यान देंगे, और हर व्यक्ति इन चारों पर काम करेगा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे अमीर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसान हो। चारों पर फोकस करने की जरूरत है, और हमारा संविधान इन चारों पर फोकस करता है। मजे की बात यह है, तो ये चारों जो है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों जीवन के विभिन्न जो आयाम हैं, उनका सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका एक दूसरे से अंतर संबंध है। इसको समझने के बाद ही आता है जो कॉस्मिक रियलिटी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक संपूर्ण एग्जिस्टेंस, एक विराट जीवंत शरीर है, और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। जब वह एहसास हो जाता है, तब जीवन के सभी पुरुषार्थ अपने आप आ जाते हैं। फिर धर्म आ जाता है। धर्म क्या है? हम संपूर्ण ब्रह्मांड एक जीवंत शरीर है, और हम उसके जीवंत अंग हैं, तो इस अंग का धर्म के साथ क्या रिश्ता है, क्या व्यवहार होना चाहिए, यही धर्म है। यह हाथ इस शरीर से कैसे जुड़ा हुआ है, अगर इसको एहसास है, और यह फिर अपना धर्म, अपनी ड्यूटी, अपनी इसका कॉन्शियसनेस, यह सब अपने आप करेगा, स्वतः ही करेगा। धर्म इसमें आत्मसात हो जाएगा जिस दिन इसको यह एहसास हो जाएगा कि शरीर से जुड़ा है। अगर नहीं जुड़ा है तो पैरालाइज्ड है। तो अगर हम संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण धरती से नहीं जुड़ाव महसूस करते हैं, तो हम पैरालाइज्ड हैं। हम अगर केवल एक सीमित मजदूर हैं और केवल मजदूरों के बारे में सोचेंगे, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर तो वो पैरालाइज्ड हो जाएगी थिंकिंग। ये पैरालाइज्ड थिंकिंग ज़्यादा नहीं ले जा सकती है। और ये जो ट्रेडिशनल धर्म है, उसको धर्म मान करके भी हम गलत देवता को पूज रहे हैं। एग्जिस्टेंस, संपूर्ण एग्जिस्टेंस को पूजिए, इसमें किसी का निषेध नहीं है। धर्मों में कभी कभी सच्चाई के टुकड़े मिल जाते हैं, जब कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, यानी कि हर जगह सब कुछ ईश्वर है। वह मानिए, सच्चाई में उसको मानिए, और उस तरह से जब आप जीने लगेंगे, तब आप धर्म को समझेंगे। तो धर्म और अर्थ, जो हम मजदूरी करते हैं, मेहनत कशी करते हैं, यही धर्म है, यही अर्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये करेंसी धर्म अर्थ नहीं है। हम जब इतनी मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक, वही अर्थ है। जब ये परिभाषाएं दी गई थी ऋषियों द्वारा, तब देश और करेंसीज नहीं थी। हम जंगलों में, वनों में रहते थे, हमारे पूर्वज। उस समय से ये ज्ञान और ये चीज़ें आई। तो उस समय अर्थ जो है, जो हम मेहनत करते थे, वही हमारा धन होता था। मेहनत ही हमारा धन होता था। और मनुष्यों के अलावा बाकी जितनी वनस्पतियां, पेड़ पौधे हैं, उनकी रोज रोज की जो मेहनत है, वही उनका धन है। अर्थ वही उनका अर्थ है। कहीं ये संचय नहीं है। ये संचय आदमियों का है कुछ, और उसी संचय ने उसको सुरक्षा तो दी, लेकिन नुकसान ज्यादा किया कि बाकी सब कुछ छीन लिया, उसी संचय के चक्कर में ही पड़ गए। तो अर्थ हमारी मेहनत, हमारे जो इंद्रियों की सब जो हरकतें हैं, उससे हम जो सकारात्मक चीज़ें पैदा करते हैं,
वह सब अर्थ है। और काम, हमारी रेस को भी आगे बढ़ना है। तो सृजन, और चाहे वो सृजन पीढ़ियों का हो, चाहे सृजन अन्य चीज़ों का हो, सृजन और मनोरंजन के जो विविध आयाम हैं वो काम है। और मोक्ष जिंदगी के बाद कुछ नहीं होता है। इसी जीवन में हमारे अंदर जो विशेष शक्तियाँ, हर प्राणी को विशेष शक्ति के साथ ईश्वर ने पैदा किया, अपनी उन विशेष शक्तियों, अपनी शक्तियों को पहचानना और उसे विश्व कल्याण के लिए प्रयोग करना, यही मोक्ष है। इसके अलावा मोक्ष कुछ नहीं है। तो चूंकि कम्युनिज्म केवल अर्थ के बंटवारे पर लग गई कि सब कुछ सब बराबर बराबर बांट दो, तो वहीं पर वो सिस्टम आगे चल नहीं पाया। अगर संवेदना नहीं होगी, सबसे जुड़ाव नहीं होगा, अगर अपने अंदर की शक्तियों को विश्व कल्याण के लिए सौंपने की भावना नहीं होगी, तो केवल अर्थ की बराबरी से कुछ नहीं होगा। आप पूरी धरती में सब बराबर कर दीजिए और उसके बाद कुछ दिनों बाद देखिए, जो ज़्यादा मेहनती होगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जो इधर उधर शराब और ये और वो नशे और पता नहीं किसमें याशी में रहेगा, वो सब नष्ट कर देगा। और फिर आप बराबर कब तक करते रहेंगे? गलत काम करने वालों को कब तक सब कुछ देते रहेंगे, बांटते रहेंगे? हमें ऐसी शिक्षा देनी कि हर आदमी अपनी शक्तियों का, ये जो चारों पुरुषार्थ है, इसके अनुसार काम करे, सबके कल्याण के लिए काम करे। ऐसा बनाना है पीढ़ियों को। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को भी देखना है। और वो सबसे जो इवान इलिच ने कहा था, उसके लिए ज़रूरी है कि जो संविधान भी कहता है कि हम, जिसको राजेंद्र बाबू ने भी कहा था कि जब अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को हम चुने चुनाव में। ये इतने सारे मजदूर संगठन हैं और मजदूरों के लिए काम करने वाले लोग हैं और इतने मजदूर हैं। अगर भारत और दुनिया के सारे मजदूर ही तय कर लें कि हम, जो राजेंद्र बाबू ने कहा था और जो हम खुली आंखों से देखेंगे कौन प्रत्याशी कैसा है, पैसे शराब के चक्कर नहीं पड़ेंगे, जाति धर्म के चक्कर नहीं पड़ेंगे, विज्ञापन के चक्कर नहीं पड़ेंगे, भौकाल बनाने वालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जिताऊपन नहीं देखेंगे। जो वाकई सच्चा मजदूर है, वो जो चींटी है ना, चींटी और व्यवस्था वाली कहानी, वो चींटी सच्चा मजदूर है। उस सच्चे मजदूर को ढूंढ करके उसको वोट देंगे। जिस दिन सारे मजदूर यही फैसला कर लें, उस दिन क्रांति हो जाएगी। तब फिर रैलियों की जरूरत नहीं होगी, फिर आंदोलनों की जरूरत नहीं होगी, अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए खुली आंखें, खुला मन, खुला विचार रखना होगा। तो मजदूर दिवस पर सारे मजदूरों से मेरा ये आग्रह है कि वह इवान इलिच की उस बात को ध्यान रखें, अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी आंखें खुली रखें। एक होना उतना जरूरी नहीं है। आप आंखें खुली रखोगे तो वो एकता अपने आप दिखेगी। आप अगर आंखें खुली रखो तो मनुष्य के बीच ही नहीं, प्रकृति सब कुछ, वो कण कण में वही दिखेगा। अगर खुले मन के साथ आंखें खुली हों तो सब कुछ में ईश्वर दिखेगा, सब कुछ डिवाइन डांस दिखेगा। तो उस भाव से जब आप काम करेंगे तो अच्छी व्यवस्था अपने आप आ जाएगी। आप फिर किसी गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, जाति धर्म के नाम पे गुमराह करने वाले को वोट नहीं देंगे, पैसा शराब बांटने वाले को वोट नहीं देंगे, विज्ञापन पर अपने को भगवान घोषित करने कराने वाले को, भगवान जैसा घोषित करने कराने वाले को वोट नहीं देंगे, किसी के बहकावे फुसलावे में नहीं आएंगे, अफवाहों के आधार पर वोट नहीं देंगे। वो अकेला है, वो जिताऊ नहीं है, इस आधार पर अच्छे आदमी को निगलेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो सेवा वही कर रहा है तो भले अकेला हो, फिर आप उसी को वोट देंगे और हर आदमी उसको अकेला समझ के वोट दे देगा और बाद में वो जीत जाएगा। तो वह सब भावना मन में रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ एक छोटी सी कविता आपके सामने रखते हैं कि मजदूरों के पूरी दुनिया में आवाजाही और उससे
परिवारों पर प्रभाव इस पर। ये कविता सुनाए इसके पहले एक दुखद घटना भी आपको सुनाते हैं, बहुत ही अफसोसजनक। क्या क्या होता है। 26 तारीख को हमारे घर पर जो नीचे चंदन का पेड़ था, उसको रात में चोर काट ले गए, जिस पे चिड़िया बैठती थी दिन भर। इतने उसमें फल आते थे लगातार। यहाँ चंदन तस्करों का गिरोह लगता है, काम करता है लखनऊ में या इस तरह। और हम लोग खबर ही नहीं, उसका मेन जो ट्रंक है, जो जिससे कोर सैंडलवुड निकलता है, वो तो लेके चले गए। और जो वो था झाड़ जंखाड़ ऊपर वाले, ये टहनियाँ और ये सब पत्ते वत्ते, वो उसको छोड़ गए। सुबह उठ करके जब उन्होंने देखा तो मैं तो बहुत ही अफसोस हुआ। उसी दिन आगरा जाना था एक शादी में, 23 की रात, 26 ने 23 की रात। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था दिन भर, मतलब रोता रहा, एक्चुअली रोता रहा। जिस 20 साल से जिस पेड़ को अपने बच्चे की तरह पाला था, उसको कोई काट ले जाए। लेकिन किसी तरह से फिर संभाला, और पुलिस वगैरह में FIR वो सब जो तो फॉर्मेलिटीज़ तो होती नहीं। तो ये बहुत दुखद रहा। और क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। बेखौफ चोर डकैत घूम रहे हैं। और क्योंकि जब भी करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव लोग जीत रहे हैं, तो जीतने के बाद लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उन मुद्दों पे ज़रूर देखभाल हो रही है जिनके आधार पर चुनाव जीतते हैं। अगर धर्म के मुद्दे पर जीतते हैं तो फिर धार्मिक प्रायोरिटीज़ रहेंगी। कोई जात के मुद्दे पर देखे जीतेगा तो जात ही फिर धार्मिक उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। लेकिन आम आदमी, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, ये अभी भी किसी की प्रायोरिटी नहीं है। तो ये बहुत दुखद रहा, क्योंकि आप सब लोग चिड़ियों को देखते हैं, ये खुले माहौल में यहाँ पे जो बातचीत होती है उसमें पेड़ों को देखते हैं। तो पेड़ों के साथ ये हादसा अभी ये गुजरा है। तो मैंने कहा भाव गंगा के अपने सभी सुधी श्रोताओं और दर्शकों को यह सूचना तो दे ही देना चाहिए कि ऐसा भी होता है। इसके लिए ऐसी स्थितियां भविष्य में ना हो, इसके लिए हम लोगों को सोचना होगा कि क्या किया है। तो ये कविता अमानत सुनाकर आज की ये भावगंगा यहीं पर विराम लेगी। अमानत जंगल के एक बार सुनाया भी है, लेकिन आज फिर मजदूर दिवस पर इसको सुनाते हैं। जंगल के पश्चिमी छोर पर उस पहाड़ी नदी के किनारे रहता था वह छोटा सा कबीलाई परिवार। माई थी, बापू था और थे 3 जवान बेटे। मेहनत भरे दिन होते थे और प्यार भरी रातें। फिर कुछ दिनों बाद बगल में एक सड़क बनने लगी थी। सो एक दिन बेटे चले गए वहीं मजदूरी करने। दिन भर मरते खपते रहते। आज भी 8 घंटे का नियम तो बन गया है, लेकिन हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। साहब लोग उनकी मेहनत से खुश थे, बहुत खुश। सुदूर देश में भी बननी थी सड़कें और ज़रूरत थी मजदूरों की। बेटों को प्रलोभन मिला ऊंची पगार का। बेटों को आशुतोष जी लिख रहे हैं, चंदन के पेड़ का कटना बहुत दुखद लगा। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। वास्तव में उस दिन में इतनी पीड़ा हुई मैं बता नहीं सकता। तो बेटों को प्रलोभन मिला ऊंची पगार का। उन्होंने सोचा वहाँ चलकर और खूब मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे।
और पैसे कमाएंगे। माई और बापू की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। बुढ़िया माँ को गायों बकरियों के पीछे दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। बुढ़िया माँ को गायों बकरियों के पीछे दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। बापू की पहाड़ी पत्थरों के बीच बीच जौ नहीं उगाने होंगे। बापू को पहाड़ी पत्थरों के बीच बीच जौ नहीं उगाने होंगे। और भी क्या क्या नहीं सोचा था उन्होंने, और भी क्या क्या नहीं सोचा था उन्होंने। सो वहाँ जाकर भी खूब मेहनत की उन्होंने। सो वहाँ जाकर भी खूब मेहनत की उन्होंने। तिल तिल कर जोड़ते रहे पैसे, तिल तिल कर जोड़ते रहे पैसे, घर भेजते रहे पैसे। तिल तिल कर जोड़ते रहे पैसे, घर भेजते रहे पैसे। एक पक्का मकान घर पर बन गया। पहले सोचा था अगले बसंत तक लौट आएंगे, पहले सोचा था अगले बसंत तक लौट आएंगे, किंतु वहाँ पर सोचते सोचते निकल गए कई बसंत कि थोड़ा और कमा लें, कि थोड़ा और कमा लें। माई बीमार पड़ी और एक दिन माई बीमार पड़ी और एक दिन खांसते खांसते चल बसी। माई बीमार पड़ी और एक दिन खांसते खांसते चल बसी। बापू बहुत तड़फड़ाया। माई की जुबान पर अंतिम घड़ी में नाम था केवल बेटों का, कबीलाई देवता का नहीं। माई की जुबान पर अंतिम घड़ी में नाम था केवल बेटों का, कबीलाई देवता का नहीं। बापू भी उसी वक्त माई के साथ ही मर जाना चाहता था। बस एक ही ख्याल ने रोक रखा था उसे, जब बेटे वापस आएंगे तो मुझे भी न पाकर कितने दुखी होंगे। बच्चों को खत मिला माई के मरने का, किंतु आ न सके। एक तो काम जोरों पर था और फिर आने जाने में लगता अथाह खर्चा, और फिर आने जाने में लगता अथाह खर्चा। वे आना चाहते थे एक बारगी ही, वे आना चाहते थे एक बारगी ही। अब बापू अकेला हो गया था, दिल टूट गया था, आत्मा विहीन हो गया था। बस शरीर था जिसे वह बेटों की अमानत समझ संजोए हुए। गायें और बकरियां एक एक करके कृशकाय होकर मरते चले गए, क्योंकि देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। गायें और बकरियां एक एक करके कृशकाय होकर मरते चले गए। हर पशु के मरने पर वह फूट फूट कर रोया था, जैसे उसके परिवार का सदस्य ही उससे अलग हुआ हो। हर पशु के मरने पर वह फूट फूट कर रोया था, जैसे उसके परिवार का सदस्य ही उससे अलग हुआ हो। अब न उसके पास गाय है, न बकरियां, बस वही पक्का मकान है, बस वही पक्का मकान है। जंगली फल हैं और दरिया का पानी, बस वही पक्का मकान है। जंगली फल हैं और दरिया का पानी। आज भी वह उसी मकान से थोड़ी दूर नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठा मिलता है। आज भी वह उसी मकान से थोड़ी दूर नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठा मिलता है। बच्चों की प्रतीक्षा में, बच्चों की अमानत बच्चों को सौंपने, वह मकान उनको सौंप देना चाहता है। तो मज़दूरों की ये दुर्दशा भी नहीं होनी चाहिए। उन्हें स्वस्थ रूप में अपने परिवार या जहाँ हैं उसके आसपास ही अच्छी तरह से काम का अवसर मिल जाए, ताकि वो इस तरह के हालात ना हों। संवेदनाएं भी जिंदा रह सकें मनुष्यों के साथ साथ। इस तरह की धरती बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए कम से कम सत्य को चारों तरफ फैलाने की ज़रूरत है। खुली आंखें लोग रखें उसकी ज़रूरत है, और संविधान को भी भारत के, कम से कम भारत के हर व्यक्ति को बताने की ज़रूरत है। बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन यहीं से शुरू हो जाएगा, इसी त्रिवेणी से शुरू हो जाएगा। खुली आंखें, सत्य और भारत का संविधान। इसी के साथ आज के मजदूर दिवस पर एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम सब सच्चे मजदूर बने, यही हमारे जीवन की सार्थकता है, चाहे शारीरिक या मानसिक, लेकिन सच्चे मजदूर बने।
कहीं भी हों, किसी रूप में हों, शिक्षक हों, किसान हों, व्यापारी हों, व्यवसायी हों, मजदूर हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, जो भी हों, लेकिन सच्चे मजदूर पहले, इंसान फिर सच्चा मजदूर फिर और कुछ। सुधीर जी कह रहे हैं नमस्ते भाई जी। सुधीर जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आज मजदूर दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज गर्मी के मौसम में भी गर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी हवा और ठंडी हवा, शीतल मंद सुगंध चल रही है कि बहुत अच्छा लगा। और मजदूर दिवस की बातचीत बहुत आज अच्छी लगी मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।